अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक टहकती और महकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद का मौसम दिन ब दिन सुहाना होता चला जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वह 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर बात की जाए स्मोक और फोग की, फोग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन स्मोक जो है शहर फैसलाबाद के अंदर दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और विजिबिलिटी कम होती चली जा रही है। आज की विजिबिलिटी महकमा मौसमियात के मुताबिक बात करें तो 1500 मीटर तक हद निगाह जो है वो फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात की जाए शहर फैसलाबाद में हवा पे नमी के तनासुब की तो 67% नमी का तनासुब है। हवा जो है वो 2 नॉट की रफ्तार से फैसलाबाद शहर के अंदर चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर स्मोक के भी बढ़ने के चांसेस है। 24 घंटे के अंदर बारिश के कोई चांसेस नहीं है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में शहर फैसलाबाद के अंदर मजीद कमी आएगी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो एक बहुत अलमनाक वाकया चंद दिन पहले पेश आया और सिटी 41 ने उसे सबसे पहले उजागर किया। और उजागर करने का मकसद ये था कि हम उन गरीब लोगों की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ कोई बनने को तैयार नहीं होता। वो कहा जाता है ना कि मैं गरीब हूं तो मुझ पे जोर आजमाई की जा सकती है, मैं गरीब हूं तो मुझ पे गाली गलोच की जा सकती है, मैं गरीब हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई मुझ पे किया जा सकता है और कोई भी मुझे डांट सकता है, कोई भी मुझे मार सकता है। मैं गरीब हूं तो थाने कचहरी के अंदर मुझे कोई आवाज़ जो है मेरी नहीं सुनेगा। मैं गरीब हूं तो कोई मेरे साथ मेरे जुल्म के खिलाफ मेरे ऊपर जो हो रहा है वो आके नहीं खड़ा होगा और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। तो सिटी 41 ने हमेशा से आवाज़ बुलंद की उन जालिमों के खिलाफ जो कि गरीबों पे जुल्म करते हैं। और इसी तरह का वाकया एक निजी कॉलोनी के अंदर पेश आया जहां पे मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया और तशद्दुद का निशाना उसे बनाया गया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनके साथ सुलह भी घर वालों की होगी। 2 दिन बाद जो है वो सीसीटीवी फुटेज जब हमारे हाथ लगी तो हमने वो टीवी पे दिखाया कि किस तरह से बड़ों को नहीं उस तरह से मारते जिस तरह से बच्चे को मारा जा रहा था, जिस तरह से पीटा जा रहा था, मर्दों खवातीन दोनों की जानब से पीटा जा रहा था। और बच्चा भी वहां पे एक मौजूद था जो कि उसके सर के बाल बेचारी के नोच रहा था और वो दुहाई दे रही थी क्योंकि काम पे आई थी, काम कर रही थी किसी के घर में, ना तो उसका वालिद वहां पे मौजूद था ना वालदा वहां पे मौजूद थी। तो उसको जो घर वाले हैं उनकी जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। बच्ची मजलूबों की तरह चिल्लाती रही वहां पे और दुहाई देती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं खुदारा मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह बता दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वहां पे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोग थे जो कि इसे मार पिटाई कर रहे थे इसकी। जब तीनों ने कर ली, जो वहां पे 2 खवातीन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ एक बच्चा, तो एक शख्स वहां पे आया जिसने अपनी जो है अपना गुस्सा निकालने का दिल उसका चाहा और बच्चे को इस तरह से थप्पड़ मारे कि बड़ों को भी उस तरह से नहीं मारे जाते। इतना सिफाक और जालिम शख्स जो है वो पता नहीं क्यों उनके दिलों के अंदर रहम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के साथ तो इंतहाई शफकत और प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत वाला मामला रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा था। सिर्फ वजह क्या थी, वो काम वाली थी, वो आवाज नहीं उठा सकती थी, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं था जिससे इनको पता हो। मजा तो तब था इनका बीपी किसी ऐसे बच्चे पे हावी होता जो इनका हमसाया होता या इनके घर के सामने रहता या इनके मोहल्लेदार होता, तो उसके वालिदैन इनको बताते कि किस तरह से बच्चों को मारा पीटा जाता है। अब बस मसला क्या था, ये गरीब थी, इसके पीछे कोई आने वाला नहीं था, इसके पीछे कोई तमाम तर मालूमात रखने वाला नहीं था और यही वजह थी कि इनके आपस में मामलात भी जो है वो सुलह हो गई। सिटी 41 पे जब ब्रेक की गई तो उसके बाद पुलिस जो है मुतहरक हुई। पुलिस नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी मुतहरक हुआ और मुतहरक होने के बाद मुतल्लिका फैमिली जो है उनके कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। एक की तो जो है वो जमानत होगी, एक को 14 रोज के रिमांड पे भेज दिया। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ तहमीना रियाज साहिबा मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और उनके साथ साथ तैयब मकबूल होंगे। तो तैयब मकबूल से मैं चाहूंगा पहले गुफ्तगू करूं। तो सब बताइएगा ये मामला सारा क्या था, बच्चे को क्यों मारा गया, क्या वजह क्या बनी और उसके बाद ये इनकी सुनने में आ रहा था सुलह हो गई थी, उसके बावजूद जब हमने वीडियो चलाई तो तमाम तर अदारे मुतहरक हुए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी उस पर एक्शन लिया। ये मामला क्या था, कंप्लीट जरा मामले पे रोशनी डालिएगा। शुक्रिया हनान। सॉरी।
अनान, ये वाकया तरह शुरू हुआ, उसमें ना दो मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। सबसे पहले जो हमने बच्ची का स्टार्ट किया था, उसमें बच्ची का ये बताना था कि जो हमजा नाम का बच्चा है, अच्छा बच्ची राना मुनीर के हमसाये में फुरकान नामी शहरी है, उसके घर में काम करती थी। बच्ची साहिवाल की रहायशी है, सदफ उसका नाम है, 12 साल उसकी उम्र है। उसकी वालदा का नाम नुसरत और उसके वालिद का नाम अल्लाह देता है। चंद दिन पहले ही बच्ची के बकौल मुझे यहाँ पे छोड़ के गए थे घर में काम करने के लिए। तो बच्ची का बकौल ये था कि जो राना मुनीर का नवासा था हमजा, वो गली में बच्चों को मार रहा था, पीट रहा था। मैंने उसको रोका, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने भी उसको धक्का दिया। वो अपने घर चला गया, जाके उसने घर में शिकायत लगाई। उसके बाद आप देख लें किस तरह राना मुनीर का दामाद और उसकी बेटी बाहर आए हैं। उसके दामाद ने किस तरह बच्ची को थप्पड़ मारे, फुटेज सारी सामने है। ये 2 दिन में मामला ठप हो गया। हमारे पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें फुरकान और राना मुनीर की गुफ्तगू भी हो रही है कि मामला ख़त्म करें। हत्ता कि वो पूछ रहा है कि ये फुटेज कैसे बाहर गई। राना मुनीर पूछ रहा है या उसका दामाद पूछ रहा है। उन्होंने कहा पता नहीं चला कैसे गई। 3 दिसंबर का ये वाक़या था। 5 को ये हमने ब्रेक की थी, सिटी 41 ने सबसे पहले ये ब्रेक की थी। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनकी जो समीना नादर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो फौरी थाना पहुंची हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ये फोकल पर्सन भी बैठी हैं, या इनकी एक थोड़ी सी जो मैं कमी कोताही बताने वाला हूँ कि इनके साथ कोई लीगल एडवाइज़र वहाँ नहीं पहुँचा। आप दरख्वास्त का जो मतन था वो देख लें। मैंने उनको कहा भी उस वक़्त कि ये दरख्वास्त को ठीक नहीं लग रही, कानून के मुताबिक ये बेहतर नहीं है, कमज़ोर FIR होगी, कल को केस इसी बेस पे चलेगा। लेकिन उन्होंने बस जल्दी में जो लिख दिया वो लिख दिया मुकदमा। अच्छा, चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी जल्दबाजी की, हम ब्रेक कर चुके थे 2 दिन, इनको भी नहीं पता चला। जब हमने ब्रेक की उसके बाद ये लोग भागे दौड़े हैं। इनको जो पता लगा कि ये फैमिली, ये घर किसका था, उन्होंने कहा जी राना मुनीर का, उसकी बीवी है। इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि तशद्दुद करने वाले बच्ची पे कौन थे, राना मुनीर साहब खुद थे या उनके दामाद थे। राना मुनीर साहब ने जो हमें साथ दिया, अपना मौक़िफ़ दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि तशद्दुद मेरी बेटी ने किया, हमने नहीं किया। उन्होंने उसमें कहा था बट जो भी था, वो थे या दामाद था, वो बड़ी ज़्यादती। पाकिस्तान में आपको पता है हमारे जो PPC पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें जानवरों के भी हकूक़ के मुकदमात हैं। जानवर किसी का पालतू है, आप उसको हलाक कर देते हैं, को टांग तोड़ देते हैं, तब भी आपको FIR झेलनी पड़ेगी। ये एक इंसान है। चाइल्ड जो लेबर एक्ट है हमारे, उसके कहीं भी इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा पूरे पाकिस्तान में। हम अगर फैसलाबाद की बात करें, हनान, आप डेली बेसिस पे देखते होंगे दुकानों पे लोग बच्चे काम कर रहे हैं, घरों में छोटी बच्चियां काम कर रही हैं। ये गुर्बत की वजह से रियासत तो जिम्मेदार है ही कि उनके वसाइल इतने नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, घर में को अच्छा 3 वक्त खाना खा सके, उनको अपने बच्चों को काम पर भिजवाना पड़ता है। लेकिन सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो बनाया गया वो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया है कि लावारिस जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, ये इनका एक अच्छा इकदाम था कि इन्होंने बड़ी कल फाइट की है कोर्ट में चाइल्ड ब्यूरो वालों ने कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, क्योंकि वालिदैन ने अगर पहले उसको कहीं काम पर भिजवा दिया है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अपने घर से साहिवाल से फैसलाबाद भिजवा दिया और ये हो गया। अच्छा अनान, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2-3 दिन ये मामला उठा हुआ है, 5 का ये उठा हुआ मामला, अब तक उसके पेरेंट्स सामने नहीं आए। इनके पास शायद आए हों, हम कुछ कह नहीं सकते। पुलिस के पास भी वो आए हैं, रात गए, बच्ची लेकर चले गए हैं। लेकिन फिर तो पेरेंट्स को देना मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल, जिनको अपनी बच्ची की परवाह नहीं है और बच्ची को पैसों के इवज अगर छोड़ा हुआ है, ठीक है काम कर रही है करे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ उसको पैसे की मशीन बनाना ये मुनासिब चीज नहीं है। फिर तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जाना चाहिए। तो ये सब इस हवाले से क्या कहेंगे? ना तो बच्ची के वालिद थे वहां पे, ना बहन भाई, ना वालदा। इस कदर उसे जुल्म के तरीके के साथ मारा पीटा जा रहा था, जोर जबरदस्त, मतलब बड़ों को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारे जाते जिस तरह से उस छोटी नन्ही बेचारी पे जुल्म किया जा रहा था। आप क्या कहेंगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन चार चार लोग उसे पकड़ के कोई बाल खींचता है, कोई थप्पड़ मार रहा है, ये क्या? ये सड़क पे वाकया हुआ, बाई चांस उसकी CCTV बन गई, हमने वो बड़ी मुश्किल से हासिल की, हमने ऑन एयर कर दी। आप सिर्फ ये सोचें कि बच्ची जितने भी दिन से वहाँ काम कर रही थी, घर की 4 दीवारी में उसके साथ क्या होता होगा। ये तो मंजर-ए-आम पे आ गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात की है आपने। ये मतलब 2-3 दिन उसके साथ क्या होता रहा होगा, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है। ये तो गली की वजह से CCTV सामने आ गई, जिसमें खवातीन भी इसको मार रही हैं, बच्चा बाल खींच रहा है उसके, उसे थप्पड़ मार रहा है। मतलब आपका बच्चा बच्चा है तो किसी और की बेटी या बेटा उसका बच्चा नहीं है, उसको किस तरह से आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं? हनान, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, अगर इनके पास इतने कोई वसाइल मौजूद हैं, इनकी जुरिडिक्शन मौजूद है, अगर ये पूरे देख ले पूरे फैसलाबाद में कितने घर हैं, कितनी शॉप्स, कितनी फैक्ट्री हैं,
अगर फैसलाबाद में, मैं आपको एक मिसाल एक सपोज कर लेते हैं हम कि 10 लाख बच्चे हैं ना, आप यकीन करें 3 से 4 लाख बच्चे घरों फैक्ट्रियों में इस तरह काम कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे उनका इस्तेहसाल किया जाता होगा, उनको हरास किया जाता होगा, उनका सेक्सुअल असाल्ट किया जाता होगा। आप देख लें, अगर ये डाटा इकट्ठा कभी उन्होंने किया है या अब अगर कर लें, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कह रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जुल्म से बच जाएंगे। आप यकीन करें, मैं क्राइम की बीट करता हूँ, जो बच्चों मेल बच्चों के साथ ज्यादती के रोजाना की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं फैसलाबाद में, हर 2 दिन में एक बच्चे के साथ बदफेली की जाती है। ये वो डाटा है जो ऑन रिकॉर्ड है। गुर्बत की वजह से कुछ लोग मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, पुलिस से बचने के लिए शर्म की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं करवाते। पुलिस का सिस्टम आपको पता है किस किस्म का है, FIR करवाने का और तफ्तीश का, लोग FIR नहीं करवाते। ये बहुत बड़ा अलमिया है फैसलाबाद का कि हर 2 दिन में एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से बिलो है, कम है, उसके साथ ज्यादती की जाती है। अब ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और बहुत, मेरे ख्याल में हमारे माशरे को अब सोचना चाहिए इस चीज के ऊपर। हम बहुत देर से तैयब साहब इसे इग्नोर करते आए हैं, अब इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी अगर हमें चाहिए तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चाहिए। अगर ये फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे तो बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां जो हैं वो हम बचा सकते हैं। उसकी आप देखें, जो बच्चा ये बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद ये ऑन एयर हो गया, पूरी दुनिया ने ये देखा, उस बच्ची के साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो बच्ची जिंदगी में किस तरह कॉन्फिडेंस में आ सकेगी जिंदगी में। साहब अभी बच्ची कहाँ पे है? अब बच्ची कल तक तो उनके पेरेंट्स के पास थी। जो इलाका मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया था कि आज की डेट में, कल हुक्म दिया था, कल की डेट में बच्ची को विद रिकॉर्ड, जो भी बच्ची का रिकॉर्ड है, जो आपकी तफ्तीश है, आपका मिसल पूरी लेके आज पेश किया जाए। अब तक तो पेश नहीं किया गया अदालत में, मे भी कुछ देर बाद पेश कर दिया जाए। चलें, तहमीना रियाज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने नो डाउट फाइट की, लेकिन हमारा गिला हमेशा से ये रहा है कि आप देर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हन्नान, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे ही हमें उस चीज़ की इत्तला मिली, हमने इमीडिएटली उसी वक्त एक्शन लिया और हमारी जो वहाँ पे ऑन स्पॉट फीमेल्स मौजूद थी, समीना और सादिया, वो इमीडिएटली वहाँ से रवाना हो गई थी थाना में पहुँच के उन्होंने ये ज़रूर है कि उन्होंने जांच पड़ताल, देखिए जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये मैटर जो था वैसे जुमेरात का था और हमें क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को हिडन में रखते हुए अंदर ही बैठ के उन्होंने इस मैटर को रिजॉल्व कर लिया। यहाँ तक सुनने में आया है कि एक दूसरे को पैसे पूसे दे के इस चीज़ को सुलह सफाई की तरफ भी गए हैं वो लोग, और उसके बाद उन्होंने बच्ची को वहां से साहिवाल भिजवा दिया था। और जैसे ही हमें इत्तला मिली, हम लोग वहां पहुंचे। ये सीसीटीवी चलने के बाद की बात बता रहे हैं? नहीं जी, इस सीसीटीवी से पहले की बातें हैं। ठीक है, इंसिडेंट की फौरन बाद की ये बात है कि उन्होंने बच्ची को वहां से भिजवा दिया था, क्योंकि हमें बच्ची मिल ही नहीं रही थी। उन लोगों का बकौल कि बच्ची अंदर घर में ही थी, हत्ता कि ऐसा नहीं था, बच्ची बाद में साहिवाल से बनाई हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही उस पर करवा दिया मुकदमा, नहीं एप्लीकेशन खुद की है, तो साथ ही पुलिस ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की है और बहुत तावन किया है। और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे 2-3 रेड किए हैं। पहले तो उनको वो लोग मिले नहीं है, लेकिन साथ ही फिर राना मुनीर साहब जो हैं वो मिल गए और उनको अरेस्ट करके वो ले आए। ठीक है, और लेकिन बाद में जब मैं खुद गई हूँ थाने में जाके इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला है कि राना मुनीर नहीं है, राना मुनीर का दामाद राना फैसल, उसकी बेटी, उसकी बीवी समीना और उसकी बेटी जिसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है, और एक बच्चा था हमजा, वो सदफ को बुरी तरह पीट रहे थे। और इसके अलावा ये कि मेरे पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जो शायद अभी तक मैंने, मेरा ख्याल है किसी से ना जिक्र सुना है, कि राना जो मुनीर है वो वहाँ कॉलोनी के 4-5 गार्ड लेके उस घर में गया है। अच्छा। और उनके घर जाके उसने उनको थ्रेट कर रहा है कि बच्ची को बाहर निकाल ले। ठीक है, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो दे सकती हूँ, आप चला सकते हैं उसको भी, कि ये मैटर भी हुआ है। और होने के बाद देखिए, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक्शन नहीं ले रहे, हम लोगों ने इमीडिएटली जितना हो सकता था हम लोगों ने अरेस्ट करवाया, करवाने के बाद बच्ची को भी बाजियाब करवा लिया। मैं उधर थाने में ही मौजूद थी, तो बच्ची जो थी उस वक्त आ गई थी। लेकिन ये था कि हमें बच्ची उस वक्त, हम लोग गए हैं, मेरे अदारे के जितने मेंबर्स हैं, एजाज दोगे साहब और उनके साथ उनकी टीम वहाँ अदारे में पहुंची है कि हम बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लें।
लेकिन जब तक के कोर्ट से ऑर्डर नहीं होते उस वक्त तक हमें उन्होंने बच्ची नहीं हैंड ओवर करनी थी। लेकिन अगले दिन जैसे ही हसन न्याजी साहब कल आ गए थे, उन्होंने आके कोर्ट में काफी मतलब इस चीज पे प्रोटेस्ट किया है कि हमें बच्ची हैंड ओवर की जाए, क्योंकि जो पेरेंट्स अपनी बच्ची की कफालत इस तरह घर में रख के नहीं कर सकते, तो वो कल को क्या करेंगे, वो कल को बिल्कुल दोबारा आप भेज ठीक देंगे। कह रहे हैं। इसके ऊपर अब मुअज़्ज़ज़ कोर्ट जो है वो जो फैसला करेगी वही सबको आमीन होगा उस पे, क्योंकि कोर्ट इस चीज लेकिन को हनान हमारा कानूनी कार्रवाई जो है वो कोर्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको मानने को तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली जो मारपीट का सिलसिला किया गया है वो बहुत बुरा किया गया है, उस पर सजा जो है इनको मिलनी चाहिए लाजमी तौर पे। इसी मौजू पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तैयब क्या कहेंगे आप, इस केस का फ्यूचर अब आपको क्या नजर आ रहा है, चीजें किस तरफ मूव होती नजर आ रही हैं? बच्ची वालिदैन के पास जाएगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास आएगी, और जिनको पकड़ा हुआ है जो कि राना मुनीर की गालबन बेटी हैं, तो उनको आगे रिहाई मिलती हुई नजर आ रही है? मतलब केस के को अगर मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि आप क्राइम की वेट भी करते हैं, तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से एप्लीकेशन या केस लड़ा जा रहा है कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। हनान, सबसे पहले ये कि नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स होते हैं। ये वक्ती तौर पे हो सकता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्ची मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स के पास ही जानी है, नंबर एक। नंबर दो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उस वक्त तक मुद्दई है जब तक उसके पेरेंट्स सामने नहीं आ जाते। अगर पेरेंट्स सामने आ जाते हैं, केस को वो टेक ओवर कर लेते हैं, कोर्ट उनको ही बच्ची दे देती है, तो फिर इनकी मुद्दईयत ख़त्म हो जाएगी, पेरेंट्स स्टैंड कर जाएंगे। पेरेंट्स बाद में सुलह ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर ये केस ख़त्म हो जाएगा। इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये केस बता जाते जाते अरबाब इख्तियार को, हम सबको, सोसाइटी को एक चीज़ जरूर बताएगा कि बच्चों के राइट्स क्या हैं, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उस पर कितना अमल हो रहा है, वो चीज़ें अब देखने की ज़रूरत है। बच्ची आज शायद कोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे दे, शायद पेरेंट्स को दे दे, इसमें कोर्ट की मर्जी है, लेकिन ये केस अल्टीमेटली इसकी मुद्दईयत ख़त्म होती नज़र आ रही है। पेरेंट्स स्टैंड कर जाएंगे। अगर उनकी बेटी राना मुनीर की और उसका जो हस्बैंड है, उनका दामाद और बेटी, वो इसमें अक्यूज बन भी गए, उन दोनों को बेगना करना पड़ेगा क्योंकि वो थे नहीं। ये सारा उसी इतना लंबा चलेगा नहीं, मुझे जो नज़र आ रहा है। उनके पेरेंट्स आज में आ जाएंगे, कल में आ जाएंगे, उसके बाद उनकी वो जब उनकी स्टेटमेंट आ जाएगी, बच्ची बड़ी होशोबास में है, बच्ची समझदार है, बच्ची कोई बहुत ज़्यादा बहुत माइनर नहीं है वो बच्ची, ठीक है। तो मतलब होश में है वो, जी जी, सही तरीके से बता सकती है कि क्या मामला पेश आए। आप ये यकीन करें, बच्ची को जब मैं उसकी सॉर्ट कर रहा था, बच्ची का स्टेटमेंट ले रहा था ऑन कैमरा, तो कह रही थी उस दिन बात खत्म हो गई, शुरू आ गई थी, पता नहीं अब आज क्या ऐसा हो गया कि नए सिरे से शोर डल गया है। तो बच्ची समझदार है, चीज़ों को समझती है। बच्ची भी आज कोर्ट में पेश ही है। बच्ची अगर स्टेटमेंट दे दे कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, कतन कोई भी ऐसा मामला नहीं है, पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल है फिर जज साहब का व्यू लीनियट ही होगा। तो बाकी कानून क्या कहता है, जज साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स आ जाएंगे, नेचुरल गार्डियन वही है, इनकी मुद्दईयत खत्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तहमीना रियाज की तरफ भी चलते हैं, लेकिन इनके तरफ जाने से पहले आज का सवाल मैं आपसे पूछता चलूं कि आज का सवाल है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज का सवाल है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? जीतने वाले 5 खुशनसीब जो होंगे उनको बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराम किए जाएंगे, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब उस नंबर पे सेंड करना होगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने वाले जो 5 खुशनसीब होंगे उनको हम बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर्स फराम करेंगे, जिसपे वो जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ तहमीना रियाज साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की? जैसे तैयब मकबूल बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं, ये तो एक था जो कि ऑन स्क्रीन आ गया और उसका हिसाब किताब कुछ चुकता कर लिया गया, लेकिन इतने बच्चे जो कि माशरे के अंदर बेतहाशा जुल्म का, ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, उनकी देखरेख आप किस तरह से करते हैं? कोई इंस्पेक्शन आपकी वीक लग रही है? मुझे शहर के अंदर केसेस इस तरह के नजर नहीं आते, लेकिन हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये है हनान के हमें आगाही मुहिम जो है हम दोबारा स्टार्ट करने लगे। उसके थ्रू ये होगा कि हमें पता चलेगा कि लोग जो, जब लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस तरह के अब्यूज या इस तरह की
प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में होना होगी और हम वहाँ पे इमीडिएटली पहुंचेंगे और उस बच्चे को रेस्क्यू, इवन तो कि हम पहले भी ऑलरेडी ये काम सारा कर रहे हैं कि जैसे ही हमें मिलता है, पता चलता है कि यहाँ पे इस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है या बैगरी के जिम्मे में आता है, तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेती है। और फिर आप अगर हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट में जाके आप देखें तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे नजर आएगा कि हम बच्चों की टेक केयर कैसे करते हैं, उनकी स्कूलिंग कैसे करते हैं, उनको किस तरह एजुकेट कर रहे हैं। इवन दो कि अगर वो अपने मतलब हॉस्टल में होते हैं तो हॉस्टल में उनको किस तरह ट्रेन किया जाता है, नमाज वगैरह का ट्रेनिंग बनाया जाता है। इसके अलावा ये कि उनको कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, बाकायदा कारी साहब लगाए हुए हैं, और उनके रहने सहने का इंतज़ाम किस तरह प्रॉपर किया जाता है, ये ताकि वो मुआशरे का एक कामयाब और अच्छा शहरी बन सके। हम लोगों की हसल इम्कान कोशिश है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की कि वो बच्चों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उनमें बच्चों के ऊपर बिल्कुल कोई फोकस नहीं था और कभी आपने ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन अब आप, मेरा ख्याल है कि अब आपको मैडम, पता अब चल तक किस तरह के कितने केसेस पे आपने मतलब अगर आप कंपेयर कर रही हैं पिछली गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट ने कितने बच्चे हैं जिनके साथ जुल्म ज्यादती रोकी है? एक सवाल साथ ही माजरत ऐड भी करूंगा, वो भी पूछ लीजिएगा कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिसका नाम ही चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों की हिफाजत करना, इन्होंने आज तक कितने बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं? पूरे ये बता दें कि पूरे फैसलाबाद में टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है? कितने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितने बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कितने शॉप्स पे काम कर रहे हैं, कितने बच्चे बच्चियां घरों में काम कर रहे हैं, ये डाटा ही आज तक कंपाइल नहीं कर सके। बिल्कुल, ये डाटा कंपाइल करना इनकी जिम्मेदारी है मैडम। इसके लिए देखिए, सारा भी यहाँ पे कई दफा फैसलाबाद के अंदर आई, आपकी उनके साथ पर्सनल मीटिंग्स भी होती हैं और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे। मैं चाहता हूँ आप उनके साथ कोलैबोरेट करें, कोई मीटिंग बनाएं। अगर आपसे नहीं बन पा रही, आप अपनी आला क़यादत तक पैगाम पहुंचाएं, हमें ये वसाइल की जरूरत है, ये वसाइल मुहैया किए जाए। हनान, ये कि पहले हमारे पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन अब हम शिफ्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट हमारी उसकी इनॉग्रेशन भी है। बिल्कुल, ये अचीवमेंट है आपकी, हम मानते हैं कि ये बिल्डिंग नहीं जो बनाई वो आपकी अचीवमेंट है। 20 करोड़ रुपया उस पर लगाया, 32 कनाल के ऊपर, 38 कनाल पे, 38 कनाल के ऊपर वो जगह है, हम मानते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, वहां पे चंद एक बच्चे आ जाएंगे। हनान, इस वक्त हमारे पास 52 के करीब बच्चे मौजूद हैं इस वक्त। चले मैडम, इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद दोबारा इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी जबरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन की जानिब और देखते हैं कि आज शेफ किंजा हमें क्या बना के खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ, क्या तैयार कर रहे हैं आज? आज डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा पड़े हैं, आज कोई मुनफी चीज बनने जा रही है? जी सर, आज हम लोग मलाई बोटी रोल बनाने जा रहे हैं। मलाई बोटी रोल बनाने जा रहे हैं जनाब। ये तो बहुत सारे लोगों की पसंद है, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। तो जब कुछ नहीं मिलता, वो कहते हैं चिकन की मलाई की बोटियां लेके ना पराठे में रोल करें और उसे खा लें। लेकिन आज घर वाला जो मलाई पराठा रोल होता है उससे कितना मुनफरिद है जो आज हम तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो बाहर हम लोग मलाई बोटी रोल खाते हैं सेम वही है। मतलब ये प्रॉपर शेफ रेसिपी है। प्रॉपर शेफ रेसिपी है। जो पराठा हम लोग बाहर हम लोग खाते हैं, जो स्पेशली कराची में खाया जाता है, वो फ्राई वाला पराठा, वो वाला पराठा हम लोग बनाएंगे और उसमें इसको रोल करेंगे। चलें जी, मैं चाहता हूं आप रेसिपी इसकी साथ साथ हमें बताते जाएं, क्योंकि आज इंग्रेडिएंट्स ज्यादा लग रहे हैं मुझे। क्योंकि आमतौर पे तो जो मलाई बोटी रोल घर पे तैयार किया जाता है वो तो झटपट से तैयार कर दिया जाता है, और इसके बावजूद सबकी ख्वाहिश होती है बाजार से जाके खाने की। वजह ये होती है कि बाजार का पराठा रोल टेस्टी होता है। वो क्यों होता है अब ये तो शेफ किंजा ही बताएंगी, लेकिन साथ साथ रेसिपी हमें जो है वो बताते अच्छा, चलिए। सबसे पहले जो मैंने पराठे के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले गूंद के रखा है। ये मेरे पास आटा है, व्हाइट फ्लावर में मैंने इसको जो है वो नीट किया है। इसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स, आप डिपेंड कर सकता है कि आपको कितने बनाने हैं। इसमें तकरीबन 4 बनेंगे। 250 ग्राम मेरे पास फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर, और इसमें आप थोड़ा सा जो नॉर्मल व्हाइट आटा होता है वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। सॉल्ट इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून, साथ में मैंने शुगर इसमें डाली है 1 टीस्पून,
और ऑयल मैंने गोल्डन कुकिंग ऑयल इसमें डाल के इसको नीट किया है सॉफ्ट, और इसको रख देना है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसे गूंदने के बाद कुछ देर छोड़ना भी होता है या गूंदने के फौरी बाद आप यूज कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली जगहों पे कुछ देर छोड़ दिया जाता है ताकि ये फूल जाए और अच्छे से इसके फिर पेड़े शेड़े बना के पराठा तैयार किया जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये नीट करके इसको तकरीबन 2 घंटे रखना जरूरी है, सॉफ्टनेस के लिए इसकी जरूरी है। और अच्छा, ये जो औरतें कहती हैं आई थिंक सिमट जाता है, ऐसे हाँ, कुछ होता इसका है, वो टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। और ये बिल्कुल अच्छा, इसका सॉफ्ट और स्ट्रेची सा आ जाता है, हाँ, आ जाता है। उससे फिर पराठा जो बनता है बलों वाला, वो भी अच्छा उसके बल जो है वो बड़े जबरदस्त होते वो हैं। भी मैं आपको सर इसी प्रोग्राम में सिखाऊंगी, लच्छेदार पराठे जो होते हैं। लच्छेदार पराठे जनाब आज शेफ किंजा की तरफ से बनाए जाएंगे। मैं चाहता हूँ दूसरी रेसिपी भी बता दें, और उससे पहले आप ये बताएं कि ये जो आज का पराठा होगा इसे हम तलेंगे, किसमें तलेंगे? गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी के अंदर? ऑयल में मैं इसको फ्राई करूंगी जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसमें विटामिन का ब्लेंड भी है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए की बात की जाए, विजन को क्लियर करता है, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं इसको नजरों को तेज करता है। और इसके साथ साथ विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में जो है वो मदद देता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। और इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर फॉलिकल्स के लिए ही भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाजार में जाके कोई ऑयल खरीदो तो सबसे पहले आपके मुंह पे जो नाम होना चाहिए वो गोल्डन कुकिंग ऑयल का होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बात खाना बनाने की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उसको लज्जत के साथ दोबाला करने की भी है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, रेसिपी जानते हैं शेफ किंजा से कि रेसिपी क्या होगी आज? अच्छा, सबसे पहले हम लोग मलाई बोटी चिकन, जो मैंने पहले भी रेसिपी बनाई है, वही तकरीबन थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, वैसे आज 2-3 रेसिपीज अलग अलग है। पराठा की रेसिपी अलग है, मलाई बोटी की अलग है, और जो उसमें चटनी जाएगी, जो सॉस जो तैयार होगी उसकी रेसिपी अलग है, वो उसकी रेसिपी अलग है। अच्छा, आटे की तो हमने बता दी जो पराठा तैयार किया जाएगा। अब थोड़ा सा मलाई बोटी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 हम चीजों को डिस्कस करेंगे। मलाई बोटी की रेसिपी जो है वो भी आप बताएं। मैंने क्यूब्स कट किए हैं मलाई बोटी के सर। हाँ, ये देख लें कि क्यूब्स कट कर लिए गए। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यूब्स तैयार किए गए खास तौर पे शेफ किंजा की तरफ से ये चिकन खुद से लाया गया था। ब्रेस्ट के पीसेस थे, ब्रेस्ट के पीसेस था, ये तकरीबन 250 ग्राम ब्रेस्ट पीस था। एक ब्रेस्ट पीस है, उसमें मैंने इसको क्यूब्स कट कर लिया है। ये चिकन कितना होना चाहिए किंजा? ये 4 पराठे, 4 पराठों के लिए आधा किलो या 250 इनफ है, मतलब 1 पाव जी। 250, लेकिन वो बोनलेस होना चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि वो बोनलेस होना चाहिए, क्योंकि फिर जब रोल में डलता है तो वो फिर बोनलेस ही अच्छा लगता है। फिर आपके मुंह में बोन्स आएंगी, वो दूसरा वाला तो मजा नहीं आता है, क्रंच उसका खराब हो जाएगा, उसका मजा नहीं वो रहेगा। ठीक है, बोनलेस चिकन ले लिया, उसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। हम इसमें, मैं इसमें क्रीम डालूंगी, हाफ कप क्रीम डालूंगी, और मेरे पास योगर्ट है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैं योगर्ट डालूंगी। लेमन जूस डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर डालूंगी 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून डालूंगी, सॉल्ट टू टेस्ट। और मेरे पास ये ग्रीन चिली पेस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन चिली है, इसमें थोड़ा चेंज ये है कि जो मैंने पहले रेसिपी बनाई थी उसमें सिर्फ ग्रीन चिली पेस्ट डाला था, इसमें ग्रीन चिली है, इसमें मिंट लीव्स हैं और इसमें कोरिएंडर लीव्स हैं। उन दो सबको डाल के मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बन गया ये। अब मैं इसको जब मैरिनेट करूंगी तो उसमें ये डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून डाल के मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट, इट्स बेटर कि आप ओवरनाइट रखें, जरा रच बस जाएगा ना जायका उसके अंदर। फ्रिज में इसको क्लिंग रैप करके आपने इसको फ्रिज में रख देना ओवरनाइट, देन नेक्स्ट डे। अगर आप रात में बनाना है और सुबह आपको सुबह कर ले, तकरीबन आफ्टरनून में आप इसको कर लें, अगर रात में बनाना है तो वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी मैरिनेशन को स्टार्ट किया जाए मेरा ख्याल है। जी, मैं इसको चिकन को जो जनाब बाउल के अंदर डाल लिया जाएगा, और बाउल के अंदर डालने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स शेफ किंजा की तरफ से बताए गए हैं उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए इसे मैरिनेट किया जाएगा। क्योंकि मैरिनेशन का वक्त हमारे पास कम होता है, यहाँ पे कम वक्त में हम मैरिनेशन करते हैं, लेकिन आपको अगर मैरिनेशन करनी है और पराठा रोल बना के ज़बरदस्त से खाने हैं तो उसके लिए आपको ओवरनाइट करना होगा। तो शेफ मैं चाहता हूँ साथ साथ आप गाइड भी करती चलें, बताती भी जाएं क्या क्या चीज़ें। मैंने क्रीम ऐड की है, तकरीबन हाफ कप मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। हाफ कप 250 ग्राम चिकन के अंदर क्रीम को ऐड किया जाएगा, और उसके बाद योगर्ट डालूंगी। योगर्ट कितना होगा? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून योगर्ट
हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद ये मेरे पास जो पेस्ट है ये मैं ऐड करूंगी इसमें तकरीबन 1.5। ठीक है, ये पेस्ट हरी मिर्च की, हरी मिर्च, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स को ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कर लिया आपने हस्बे मामूल पानी के साथ। जी। अच्छा, है। मेरे पास अब मैं ड्राई स्पाइसेस डालूंगी इसमें। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर। वाइट पेपर हमें हमेशा थोड़ी जो ब्लैक पेपर की क्वांटिटी होती है उससे हाफ रखना होता है, क्योंकि ये चीज को कड़वा कर देता है, तो इसलिए इसको थोड़ा अगर हाफ कड़वा रखते हैं। करते हैं तो इसे यूज क्यों करते हैं हम? सर बैलेंस करने के लिए फ्लेवर, क्योंकि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इस मतलब वजह एक से नया टेस्ट डेवलप होता है टेस्ट इससे। डेवलप होगा इसमें। ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट में इसमें ऐड करूंगी और साथ में मैं लेमन जूस डालूंगी हाफ टी स्पून। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें जो है वो विनेगर ऐड कर सकते हैं। देख लें, मुझे आपको भी भी आ याद गया, है। काफी सही कुछ बात है। आ गया है मुझे। किंजा सीख रहा हूँ मैं आहिस्ता अच्छी आहिस्ता। बात है सर, आप भी घर पे ट्राई करिएगा, मुझे बिल्कुल, बताइएगा। जरूर जरूर। अब इसको मैंने ऐसे मैरिनेट कर दिया है, इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए। उतनी देर फिर हम पराठे बनाएंगे पराठे जितनी देर बनाएंगे। मैरिनेशन होगी। तो जनाब मैरिनेट करके इसे आपने अगर घर पे मैरिनेशन की है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको ओवरनाइट मैरिनेशन करनी होगी। अच्छा, मैरिनेशन के साथ साथ किंजा ये भी बताइएगा, मैरिनेट करने के बाद इसे टेम्परेचर कौन से पे रखना है? मतलब फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे? फ्रीजर में नहीं रखना है। अच्छा, इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे क्योंकि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्लिंग रैप करके इट्स बेटर कि आप इसको रेफ्रिजरेट करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, जैसे 2-3 दिन बाद यूज करना है, या बैकअप पे बना के जैसे रख देती हैं जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनको ये नहीं होता ना फ्रीजर में फ्रोजन करके एयर टाइट बैग में इसको डाल के फ्रीजर में रख दें। फिर जब आपको बनाना है 1-2 घंटे पहले निकाल के इसको डीफ्रोस्ट करें और फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और फ्राई भी इसे हाई टेम्परेचर पे करेंगे या फिर तवे के ऊपर करेंगे, कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई करेंगे, किस तरह? नहीं, इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। नॉर्मल जो 2 या 3 टेबलस्पून डाल के गोल्डन कुकिंग ऑयल के इसको मैं फ्राई करूंगी। शैलो फ्राई होगा ये, इसकी हल्की सी ग्रेवी टाइप आ जाएगी, वो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, ये तो हमने मैरिनेशन कर दी, इसे साइड पे कर दिया जाए। अब चटनी बनाएंगे पहले हम या फिर पराठे तैयार किए जाएंगे? चटनी बनाऊंगी सर, आप मुझे टिश्यू दे दें। जी जी, ये टिश्यू रे जनाब, चटनी जो है अब तैयार की जाएगी और चटनी की रेसिपी जो है वो भी आपको साथ साथ शेफ किंजा बताती चलेगी। तो चटनी के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होगी? अच्छा, चटनी में मेरे पास योगर्ट है। योगर्ट तकरीबन हाफ कप योगर्ट लेना है और उससे हाफ आपने मेयोनीज लेनी है। हाफ कप अगर योगर्ट है तो उससे यानी 4 टेबल क्वार्टर, हाँ 3 टेबलस्पून हो जाएगा वो। और इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे हम लोग, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, और ये जो पेस्ट बनाया था मैंने सेम वो इसी में यूज होगा। वो डाल के ये सॉस बन जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक ऐड करूंगी। अभी मैं इसको क्रश करके फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, इस सॉस का नाम क्या होगा? एक तो थाउजेंड आइलैंड सॉस होती है ना, वो भी आजकल पराठा के साथ काफी पॉपुलर हो रही है, और एक गार्लिक सॉस होती है। हम कौन सी सॉस तैयार करेंगे? ये स्पेशली जो है सर वो जो हमारा मायो गार्लिक रोल है उसके लिए यूज होगी। इट्स अ टाइप ऑफ मायो गार्लिक चटनी। तो एक तो सॉस होती है, ये चटनी है मायो गार्लिक। बिल्कुल, मायो गार्लिक एक नया जो इन्वेंशन है, खास तौर पर देसी फूड और फास्ट फूड का टच मिक्सअप किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ चटनी को भी बनाना सिखाया जाए यहाँ पे, क्योंकि ऑडियंस इस हवाले से काफ़ी देखना चाहती है कि वो किस तरह से। तो पराठे शुरू करने से पहले जनाब चटनी हम तैयार कर रहे हैं। चटनी के लिए हाफ कप आपने योगर्ट लेना है। हाफ कप योगर्ट लेने के बाद उसमें क्वार्टर आपने मायोनीज डालनी है। तो मायोनीज यानी हाफ कप लिया है तो उससे भी हाफ आपको मायोनीज ऐड करनी होगी इसमें। तो मायोनीज ऐड कर ली गई है। इसके बाद क्या चीज़ ऐड? थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी मैं, थोड़ी सी क्रीम जनाब टेबलस्पून ऐड कर ली जाएगी इसमें। और आप देख रहे हैं इसको अच्छे से मिक्सअप किया जा रहा है। तो मिक्सअप करने के बाद हम क्या चीज़ ऐड करेंगे किंजा इसमें? ये अच्छे से पहले मिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये मेरे पास जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया हुआ था, चटनी का मिक्सचर एक बार फिर से बता दें ताकि ऑडियंस को पता चल सके। ये है चिली ग्रीन चिलीज है, इसमें कोरिएंडर लीव्स हैं और मिंट लीव्स हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोग ग्रीन चिलीज की ना ज्यादा रखिएगा। अच्छा, वैसे किंजा ये हाजमे के लिए भी बड़ी अच्छी बड़ी मजे की है सर, आप इसको वैसे ही
जैसे खाते हैं ना लोग, पहले सैलेड आ रहा होता है, रायता आ रहा होता है, हाँ। खाना बाद में आ रहा होता है, तो पहले चट हुआ अच्छा, होता बाज है का तो सारा। मैं देखता हूँ ये जो चटनी हम बना रहे हैं इसके साथ ही रोटी खाना शुरू हो जाते हैं हाँ। लोग, जरा चस्कोरे होते हैं ना, तो इसको देख के मेरे भी मुंह में काफी पानी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आज हम इसे तैयार करें ताकि हम इसे खा सकें और ऑडियंस को बता सकें कि आज हमने क्या तैयार किया। अच्छा, अब क्या ऐड किया जा रहा है? ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर कितना ऐड किया जाएगा? तकरीबन हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून जनाब ब्लैक पेपर, और उससे भी हाफ व्हाइट पेपर, ताकि आप इसको बैलेंस कर सकें इसके टेस्ट को। और अच्छा, शुगर इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल अच्छा, थोड़ी सी। शुगर भी पड़ेगी इसमें? सर इसमें जो गले को लगता है ना फ्लेवर, वो जो थोड़ा तिरछ- इसको बैलेंस करेगा। तिरछ जायका जो होता है उसे, तिरछ जायका वो इसको थोड़ा बैलेंस करेगा। बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें, ठीक है, balance डाल करने के लिए। इसे जनाब मिक्सअप कर लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास जीरा है, जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, तो वो आप इसमें ऐड करेंगे, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके अलावा कोई और चीज ऐड करनी हो तो वो भी नहीं, बता बस दें। ये हो गया। सॉल्ट मैंने नहीं डाला, सॉल्ट इसमें मैं डालूंगी टू टेस्ट। इसमें गार्लिक मैं ऐड करूंगी चॉप करके अभी। ठीक है, गार्लिक मैं भी चॉप- चॉप किया जाएगा, तो उतनी देर मैं मिक्स करता हूँ किंजा जी इसे। सर, आप आप इसको गार्लिक mix को करें। चॉप करें ताकि गार्लिक भी ऐड कर लिया जाए। अच्छा, गार्लिक से इसका टेस्ट काफी मुनफरिद हो जाएगा, और जो Different हो इंग्रेडिएंट जाएगा। आपने डाले हैं ना इसमें, मतलब पुदीना है, मिर्च है और मिंट लीव्स है, इनको मिक्स किया जाता है जब दही और योगर्ट वगैरह के साथ, तो एक बड़ी जबरदस्त चटनी बनती है। खास तौर पे अगर हमारे देसी खानों की बात की जाए ना, देसी खानों के अंदर ये दही और पुदीने की चटनी जो है, खास तौर पे ये कढ़ाइयाँ वगैरह जो है, मिंट सॉस उसके साथ बड़ी यूज की जाती है, योगर्ट में हो, क्रीम में हो। तो एक आज वो सॉस भी आती है सर जो बारबेक्यू के साथ बड़ी इमली की होती है, वो भी बड़ी मजे की होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे किस दिन हम सेगमेंट रखेंगे कि मुख्तलिफ सॉसेज जी ही बनाना आवाम को बताएंगे, मतलब बिल्कुल उस सर। दिन टाइम कुछ थोड़ा ज्यादा देंगे किचन को, तो डिश के साथ साथ जितनी देर पक रही होगी हम मुख्तलिफ सॉसेज जो है वो बनाना सिखाएंगे, और साथ में ऑडियंस को बताएंगे कि कौन कौन सी सॉस किस किस खाने के साथ यूज हो सकती है। ठीक बहुत है सारे सर। लोगों को चटनियों का बड़ा शौक होता है, तो उनको बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं जनाब आप उतनी देर गार्लिक जो है वो चॉप कर लें, हम उतनी देर ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। ब्रेक के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे फैसलाबाद का सिंगिंग के हवाले से बड़ा नाम है, अब्दुल्ला शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। तो अब्दुल्ला, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अब्दुल्ला का जनाब एक नया सॉन्ग है जो कि रिसेंटली रिलीज भी हुआ है, सोशल मीडिया पे उसकी धूम मच चुकी है और शहरी जो है इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। स्पेशली कनाडा से ये गाना जो है वो रिलीज हुआ है और अब्दुल्ला ने खुद कंपोजिशन की है इस गाने की, और शायरी किसने की है इस हवाले से भी इनसे जानते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा, नया सॉन्ग सजन आ चुका है और बड़ा पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया है। इस गाने की कंपोजिशन के अलावा शायरी और डायरेक्शन किन किन लोगों ने किए, तमाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम हनान भाई, वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सिटी 41 पे बुलाया और मेरे गाने को सराहा, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सबका प्यार मिल रहा है। इसकी शायरी यूएसए से शायरा है शबतीन खान, सॉरी मैं भूल गया था। शबतीन खान है उनका नाम, यूएसए से है, तो उन्होंने इसकी शायरी लिखी, कंपोज मैंने की है, धीरू ने म्यूजिक किया है, तो और डायरेक्टर हसन जावेद भाई। साहब वो तो वन एंड ओनली है, तो उन्होंने वीडियो किया है इसका, तो बस आपका प्यार मिल रहा है। वीडियोग्राफी आपने बड़ी जबरदस्त की है, यूं शर्ट उतार के बस। फेंकी और साथ में सेहरा में चलते जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ मॉडल कौन थी? ये फैसलाबाद की नहीं लग रही थी गाड़ी। ये कराची की मॉडल है अरूज खान, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेटिव किया हमारे साथ। केमिस्ट्री आपकी अच्छी थी बहुत वैसे अच्छी, हाँ साथ के जी, अंदर ना? और बहुत अच्छी एक्टर है माशाल्लाह वो। एक्टिंग भी अच्छी की है, डायरेक्शन भी बहुत बेहतरीन हुई है। डायरेक्शन की तो फिर और क्या खास तौर बात पे है। वीडियोग्राफी बहुत इम्पैक्ट डालती है आपके सॉन्ग के बिल्कुल। अंदर, और जो लोकेशंस आपने चूज किए हैं ये बहुत स्मार्ट मूव आपने खेला है। ये ऐसे ही था जैसे कोई जंग लड़ने गए हम लोग। आपको पता है ग्वादर वाली साइड, बलोचिस्तान, तो बहुत ज्यादा ना मुश्किलें भी पेश आई, लेकिन मगर देख लें, मुश्किल है, लेकिन हमारे हाँ कुदरती मंजर जो है उनकी कमी नहीं है। कितने बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही- मंजर ऐसे हैं ही जो है। कि बिल्कुल, वहाँ पे पाकिस्तान मौजूद हैं। वाकई बहुत कुन मलीर खूबसूरत है। बीच है, ग्वादर खुद बहुत बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है सर, मैं तो वहाँ पे गया हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी जाएं, वहीं शूटिंग होनी चाहिए, वो
बहुत वो अच्छा इलाके हैं सही शूटिंग के लिए और सिनेमेटोग्राफी के लिए। मतलब इंडियन सॉन्ग शूट करना हो ना, उन्होंने बाहर कंट्रीज में मूव करना होता है, लोकेशंस ढूंढनी होती है। हमारे यहाँ हर तरह की लोकेशन मौजूद बिल्कुल है। ऐसे ही आप है। नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, ब्यूटीफुल सीनरी वहां पे हनान मौजूद भाई है। मैं खुद हैरान रह गया कि मतलब डेजर्ट के साथ समंदर मतलब आम मिलता नहीं है, तो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में है। बहुत यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है। और लोगों को अभी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही चीजें है, मौजूद ऐसे ही हैं। है। तो अब्दुल्ला आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा भी उठाएंगे। तो आपसे कोई गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे, जी। ताकि आप सुनाएं हमारी ऑडियंस को आपको भी गाने महसूस सुनाने ही है तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनाएंगे अब्दुल्ला? मैं सबसे पहले तो एक बिलाल सईद का सॉन्ग है बारी। हाय, ये तो तो, अक्सर आप सुनाते होते हो। हमारी जनाब जब गैदरिंग होती है ना, हमारे ग्रुप की, लड़के लड़कियां सब बैठे होते हैं वहां पे और गाने गुनगुनाए जा रहे होते हैं, अंताक्षरी खेली जा रही होती है, तो अब्दुल्ला अक्सर ये गाना वहां पे सुनाते हैं। तो अब्दुल्ला मैं चाहता हूँ आज वो ऑडियंस को भी सुनाए ताकि वो भी महसूस हो उससे। जी आप सबके लिए भी हैं जो सुन रहे हैं मुझे, और हनान भाई स्पेशली आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत खूब thank you. जनाब, बहुत Thank you खूब। so आप वैसे जब गुनगुनाते हैं ना तो लड़कियों की नजरें आप पे टिक जाती हैं। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। मैं छेड़ना चाह रहा हूँ इस दर्दनाक कहानी को, लेकिन आप इसे छेड़ना नहीं चाह रहे। बस लगता है आपने भी चोट खाई है कोई? हनान भाई वो कहते नहीं कि मैं खुद खास नहीं, मेरे चाहने वाले खास है। आहा आहा आहा। तो बस आप सबका प्यार है। वो जिन महफिलों में हम बैठते हैं ना, उसका रंग आप पे चढ़ना शुरू हो गया है, मैं महसूस करता हूँ। वो शायर, अदीब और जिस तरह की उनकी गुफ्तगू होती है, शायरी होती है, और शायराना अंदाज में वो बात करते हैं दूसरों के साथ, और आप पे भी उसका रंग चढ़ता जा रहा है। मेरा ख्याल है अंजुम सलीमी साहब और दीगर लोग जो अंजुम सलीमी साहब की क्या बात है जी। अच्छा अब्दुल्ला, आपने हमारे जो फेस्टिवल पिछले दिनों हुए थे आर्ट्स काउंसिल की तरफ से लाहौर में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, उसमें भी परफॉर्म किया, और वर्ल्ड टूर भी आप करके आए हैं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर आपने गाने गुनगुनाए और कंसर्ट्स का भी एहतमाम किया गया। सबसे ज्यादा रिस्पांस किस मुल्क में मिला आपको? और पाकिस्तान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिस्पांस किस शहर में मिला? अगर पाकिस्तान से बाहर की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। यूके का एक सिटी है नॉटिंगम, मैं वहां शो करने गया तो शराफत अली खान साहब भी थे साथ। अच्छा, सॉरी रफाकत अली खान साहब। रफाकत अली खान साहब थे, तू कुजा मन कुजा वाले। तो उनके साथ मेरा बड़ा नाम है वो भी। तो पहले मेरी परफॉर्मेंस थी, तो ना मैंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, तो कहते नहीं उनको बाद में थोड़ी देर बाद में सुन लेंगे, आप जरा और गाएं प्लीज, आपका मजा आ रहा है। तो उन्होंने बड़ा ज्यादा अप्रिशिएट किया। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी फैसलाबाद की, कि जब मैंने बताया ना कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो यकीन माने उन्होंने खड़े होकर क्लैपिंग की कि आप नुसरत फतेह अली खान के शहर से हैं, तो आप अच्छा ही गाएंगे। क्या बात। अच्छा देख ले, यूं महसूस होता है उस्ताद नुसरत का नाम कभी मिटेगा नहीं, उस्तादों के उस्ताद हैं, क्योंकि वो सुरों से जिस तरह से अपने नाम को जिंदा कर गए हैं, और वाहिद वो शख्स थे जिनकी कोई कवाली, कोई सॉन्ग जो है वो फ्लॉप नहीं था। हर कवाली, हर फ्लॉप जो सॉन्ग था वो हिट था। और अभी भी एक हर 2-4 महीने बाद उनकी कोई ना कोई कवाली या सॉन्ग का ट्रेंड सेट हो जाता है, और वो अगले 6 महीने चलता रहता है, कोई ना कोई चल जाता है। जैसे पिछले दिनों उनकी एक और कवाली थी रश्के कमर जो थी, वो काफी देखते क्या बात है, मतलब रीमेक कर करके लोग पॉपुलर हो रहे हैं। कितना बड़ा नाम होगा कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी बहुत सारे लोग उन्हीं के नाम को इस्तेमाल करके, उन्हीं के सॉन्ग्स को इस्तेमाल करके, कवालियों को इस्तेमाल करके, रीमेक करके अपना नाम बिल्ड कर जाते हैं। हमारे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि वो हमारे शहर से हैं, हम उनके शहर से हैं, तो हम उनके जूनियर भी हैं, बच्चे हैं, तो उनको देख देख के सीख रहे हैं, उनको सुन सुन के। अच्छा अब्दुल्ला, उस्ताद नुसरत का कोई गाना सुनाए आप, कोई कवाली सुनाए या रश्के कमर सुनाए, हमारी शेफ किंजा को भी डेडिकेट करें ना, कुछ इतना काम करती हैं हमारे लिए, खाने छाने बनाती हैं वहां पे, और उनको भी कुछ ना कुछ डेडिकेट करना चाहिए। और आज जो आपको खाना खिलाना है शेफ किंजा बना रही है, अच्छा सा गाना गाइएगा ताकि वो नमक मिर्च ज्यादा ना कर दे खाने के अंदर। अच्छा जी, किंजा को मैं डेडिकेट करता हूँ गाना, आतिफ असलम का सॉन्ग है, बोल मूवी का सॉन्ग है। अच्छा, किंजा को वैसे आतिफ असलम पसंद भी बहुत है, उनके सॉन्ग्स बहुत काफी पसंद है, क्योंकि किंजा आतिफ असलम की सिंगिंग को लाइक करती हैं आप बहुत ज्यादा। आतिफ असलम जनाब इनका फेवरेट है, तो फिर आतिफ का ही सॉन्ग कोई ना कोई गुनगुना के आप सुनाए ताकि किंजा भी महसूस हो और हमारी ऑडियंस भी। बहुत खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए भी जो सुन रहे हैं, और स्पेशली जो स्टूडियो में हमारे सबके लिए जी।
आपके लिए। अरे क्या बात है, बहुत you, खूब thank अब्दुल्ला, you, बहुत खूब। thank you। और आप वैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे यहाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है रोमांटिक सॉन्ग्स जो है ना उन पे काफी ग्रिप पे आप बस क्या मैं कहेंगे खुद थोड़ा सा रोमांटिक सा हूँ। खुद रोमांटिक लेकिन इसके बावजूद चोटें आपको किस तरह से मिली? बस वो मैंने आपको कहा ना कि ये कहानी बड़ी दर्दनाक है, ना इसे छेड़े। ना ही छेड़ा जाए तो ना बेहतर छेड़ा है। जाए। अच्छा अब्दुल्ला, कितनी देर होगी आपको सिंगिंग के अंदर बतौर प्रोफेशनल सिंगर गुनगुनाते हुए? वैसे तो बचपन से स्कूल से ही मुझे वो बहुत ज्यादा शौक था। अब्बा जी मास्टर थे तो वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा गाना गाए, मगर मैंने अपना कंटिन्यू रखा। मेरे अम्मी ने बड़ा साथ दिया, मेरा बड़े भाई ने बड़ा साथ दिया। फिर वो मैंने सन 2015 से प्रॉपर इसे प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल सिंगर प्रोफेशनल कर लिया। बिल्कुल जो है वो आपने गुनगुनाया, सब कुछ फिर छोड़ उसके दिया। बाद आपके काफी ट्रैक्स भी आए थे। बिल्कुल सारी एक्टिविटीज छोड़ दी, बाकी दुनिया की सब कुछ ही। समझ रहे ना? म्यूजिक के नाम जिंदगी कर दी आपने। बिल्कुल, आपने म्यूजिक के नाम कहा जिंदगी कर दी। अब संगीत ही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी जनाब, आज हमारे पास जो विनर्स हैं उनके नाम आ चुके हैं, जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया है कि 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन होते हैं। पहले मैं जवाब दे दूं कि 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं जनाब। मैं फिर से आपको बता दूं कि 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। ये मुझे भी गलत पता था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर आप भाई उन्होंने इस चीज की तस्दीक की और मुझे भी करेक्शन जो है वो करवाई। तो आज के जो सही जवाब देने वाले खुश नसीब है उनके नाम मैं रिपीट करता चलूं। तूबा, रिमशा, जुनैरा, मोहम्मद बुरहान और मोहम्मद नुमान, ये वो 5 खुश नसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचर्स जीते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तूबा, रिमशा, जुनैरा, मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद नुमान। तो आज जितने भी टेक्स्ट आए उनमें से बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था। तो कोई ना कोई सवाल इस तरह का रखने का मकसद ये होता है कि फूड वाउचर्स देने के साथ हम आपकी करेक्शन भी करें और आपको इस इल्म से भी इस्तेफादा करवाएं जिस चीज का इल्म ना हो। तो अब्दुल्ला शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन के अंदर है और चंद दिनों के अंदर आएंगे? नेक्स्ट इंशाल्लाह आप दुआ करें, बहुत बहुत खूबसूरत और ट्रैक बने हुए हैं जिसकी अच्छा, वीडियो पे मोमना काम चल मुस्तहसन रहा है। तक आपकी अप्रोच हुई या नहीं? आप उसके हाय साथ हाय। एक डुएट करना चाह रहे थे और पिछले दिनों काफी भागदौड़ भी की है आपने मोमना के साथ मुलाकात के लिए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सारी बात है, जो अच्छे गाने वाले हैं सीनियर भी हैं मेरे मोमना, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं उनके वैसे साथ एक डुएट बिल्कुल आप डुएट perform करना करें। चाहता हूँ। और क्योंकि बिलाल के साथ जो डुएट उन्होंने किया है बारी, बिल्कुल ऐसे। वो काफी पॉपुलर, बहुत वर्ल्ड वाइड खूबसूरत पॉपुलर है, हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा गाया। बिलाल सईद भाई ने भी बहुत अच्छा गाया। खुद वो एक अच्छे। बिलाल सईद तो फिर वन एंड ओनली है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, मोमना ने भी। अच्छा, आप किस सिंगर को फॉलो करते हैं? मतलब ज्यादा किसकी शायरी को, सिंगिंग को सुनना जो है मैं वो पसंद? आजकल के ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब जो आजकल चल रहा है, जैसे लाइक आतिफ असलम, फरहान सईद कह लें कि, और भी राहत फतेह अली खान तो खैर आइडियल है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सिंगर है, तो उनकी तो बात ही नहीं हम कर अच्छा, सकते। सिंगर्स को खुद भी बहुत सारे सिंगर जो बिल्कुल ऐसे ही है। सॉन्ग है वो पसंद मुझे होते हैं। अली अब्बास भाई बड़े अच्छे लगते हैं, उनका वोकल बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। ले जी, हमारी शेफ किंजा ने आज की डिश जो है वो तैयार कर वाह ली जी है वाह। और मलाई बोटी रोल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, उनका अरोमा भी बड़ा जबरदस्त आ रहा है। और मुझे मलाई बोटी देख के भूख लग रही है। भूख लग रही है जनाब, हम जरूर जो है वो आपको खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले अच्छे अच्छे गाने आपसे सुनेंगे, बिल्कुल ताकि ऐसे ही है। गाना आपका जो नया जो गाना आया ना सजन, वो काफी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो आपसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं इजाजत चाहूंगा ऑडियंस से भी, क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम ये से तो अपने पल दो पल मेजबान, से भी कम हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले अब्दुल्ला से फरमाइश करेंगे। अब्दुल्ला, वो गाना जो सजन आपका नया रिलीज हुआ है, मैं चाहता हूं आप हमारी प्यारी सी ऑडियंस को सुनाएं ताकि लोग उसको सुन के महसूस हो सके। बिल्कुल मैं सुना के जाऊंगा। इंशाल्लाह जी।